मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषय के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम देख रहे हैं। इससे पहले 3 क्लास में हमने इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे उन सभी ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया है, देखा है। आज के क्लास में हम अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक्स के जो 5 चैप्टर 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी क्वेश्चंस को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लोग संयम बना के रखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई तरह के क्वेश्चन की तैयारी आपको एक ही प्रश्न में मिल जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र को के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं उनको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो होता है वह क्या होता है, जिसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है, पहला। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा जो होता है वह क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। तो कितने क्षेत्र में बांटे गए हैं, 3 क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे कर दिया कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र होता है। कौन सा, द्वितीयक। और सेवा क्षेत्र जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, तृतीयक क्षेत्र। आप सीधा सीधा आप याद रखेंगे, कृषि, औद्योगिक, सेवा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें मेरे दोस्तों, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक क्या होता है, एक पूंजीवादी होता है। क्या होता है, पूंजीवादी। एक होता है, दूसरा जो होता है वह समाजवादी होता है। क्या होता है, समाजवादी। और तीसरा जो होता है मेरे दोस्तों वह आपका मिश्रित होता है। क्या होता है, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से पूंजीपतियों का अधिकार, यानी पूंजीपतियों के इशारे पर, पूंजीपतियों का अधिकार क्षेत्र पर चलता हो, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उदाहरण जो मिल जाएगा वह यूएसए मिल जाएगा। अमेरिका इसका क्या है, जीता जागता उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। क्या है कि वहाँ की पूरी इकोनॉमी जो होती है वह पूंजीवाद पर ही चलती है, यानी जो वहाँ के उद्योगपति है उन्हीं के ऊपर क्या है, निर्भर है। समाजवादी का मतलब होता है जिसमें पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था हो वह सरकार पर क्या हो, निर्भर हो। किस पर निर्भर हो, सरकार पर। वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। और मिश्रित का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो जिसमें दोनों को मिलाकर के पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी का जीता जागता उदाहरण रूस मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, रूस। और मिश्रित का कौन मिल जाएगा मेरे दोस्तों, भारत मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, मिश्रित के लिए आपको भारत मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, भारत। तो इसके देखते हैं सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत में। अमेरिका में कौन है, पूंजीवादी। कौन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और रूस में क्या है मेरे दोस्तों, तो समाजवादी है। क्या है, समाजवादी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, मुख्य रूप से 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का जो गठन था मेरे दोस्तों वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। फिर इसको भंग करके इस योजना आयोग के जगह नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया, नीति आयोग।
और यह नीति आयोग में दोस्तों कब लाया गया, तो यह 2015 में लाया गया। कब लाया गया, 2015 में। इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम। प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से पिछड़ा राज्य जो है मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है, तो बिहार को कहते हैं। किसको कहते हैं, बिहार जो है वह भारत का क्या है, पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा का मतलब होता है मुख्य रूप से जहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या हो, कम हो, जहाँ की यदि गरीबी दर क्या हो, काफ़ी अधिक हो, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय क्या हो, बहुत कम हो, ऐसे राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। यानी सबसे ज़्यादा विनिमय का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में लेन देन का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, तो वह क्या है, मुद्रा है। क्या है मेरे दोस्तों, मुद्रा। पैसे के माध्यम से हम आसानी से क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान वस्तुओं का कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष भारत में जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वह वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। अब किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अगर मेरे दोस्तों अगर किसी देश का अगर निकालना हो या किसी राज्य का क्या करना हो, निकालना हो, तो क्या करते हैं कि वहाँ के कुल, उस राज्य की कुल आय में वहाँ की कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कुल आय प्राप्ति जो है वह और वहाँ की कुल जनसंख्या, इससे अगर भाग देते हैं तो जो आपका आता है वही क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो भारत में किस राज्य का, तो सबसे अधिक जो है वह गोवा का है। कहाँ का है, गोवा राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और सबसे अगला 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। बिहार में कुल जिले में दोस्तों कितने हैं, 38 है। कितने हैं, 38। और कुल भारत में राज्य कितने हैं, 28 हैं। कितने राज्य हैं, 28। बिहार में जिले कितने हैं, 38 है। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। तो कौन सा जिला है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है वह पटना जिला है। कौन सा है, पटना। इसके अलावा आपसे यह भी अगर प्रश्न करें कि बिहार का सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, तो कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पटना। अगला है 9 नंबर पर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जहाँ से सबसे अधिक टैक्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसीलिए वैसे राज्यों को क्या बना दिया गया है, वित्तीय राजधानी, या उस शहर को वित्तीय शहर बना दिया गया है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी। और भारत की राजधानी है वह कहाँ है, नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यानी व्यावसायिक बैंक जो पहले थे वह किसी न किसी निजी व्यक्ति के क्या था, अधीन था, लेकिन उसको राष्ट्र के अधीन कब कर दिया गया, तो उसको 1980 में किया गया। कब किया गया था, 1980 में। तो यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन बीमारू राज्य नहीं है। यानी मुख्य रूप से पिछड़े हुए राज्य ही जो रहते हैं वह क्या होते हैं, बीमारू। तो बिहार बीमारू राज्य में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य में आता है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है मेरे दोस्तों वह बीमारू राज्य में नहीं आता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। यानी इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत से भी हमें ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, ताकि इन सभी से हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए सभी ऊर्जा के क्या है, स्रोत है।
अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं वह 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा थी मेरे दोस्तों वह कब हुई थी। तो अगर इसकी बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या होता है। तो उपभोक्ता जो वस्तुओं की क्या करते हैं, खरीदते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। तो कोई क्या करे कि कोई सामान हम खरीदते हैं तो कोई कम बेच ना दे। इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिया गया वह कब मनाया जाता है। तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना क्या है, आवश्यक है। यानी सोने के जो आभूषण होते हैं उसकी शुद्धता जांच करने के लिए उस पर किसका चिन्ह होना चाहिए जिससे पता चलेगा कि यह सोना जो है वह पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है। तो वह कौन सा होता है? तो उसको हॉलमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलमार्क कहा जाता है। जिसे आपने देखा होगा कि आप सोने अगर किसी दुकान से आप खरीदेंगे तो आप पूछते हैं कि कितने हॉलमार्क, 750, 950, ये सारी चीज़ें का हॉलमार्क लिखी गई रहती है कि 22 कैरेट सोना के, 24 कैरेट, 18 कैरेट, इसके हॉलमार्क क्या है। तो उस पर मार्का दर्शाया गया रहता है कि उस धातु या उस आभूषण में कितने सोने क्या हुआ है, शुद्ध रूप में मिले हुए हैं, वह क्या करता है, बताता है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। अगर आपने कोई वस्तु क्या किया है, खरीदा है या किसी प्रकार का पैकेट क्या कुछ खरीदा है और आपको लगता है कि हमने जितनी वस्तु खरीदी है उतना हमें मिला नहीं है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत के लिए मेरे दोस्तों कितना रुपया लगता है, तो इसकी बात करें तो वह 50 रुपया लगता है। कितना लगता है? 50 रुपया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। कब के अनुसार? तो 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमने क्या बताया कि भारत की कुल आय यानी देश की कुल आय लिख लेंगे। क्या? देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, औसत प्रति व्यक्ति क्या आ जाता है, आय निकल जाता है। तो यह कितना है मेरे दोस्तों? तो 25,000 कितना था, 494 रुपया। कितना था? 25,494। अभी की समय बात करें तो 1 लाख लगभग प्लस हो चुका है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 1 लाख रुपये से अधिक हो चुका है। अगला है 19 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। यानी किसने कहा था कि फूट डालो और क्या करो, राज करो। यानी लोगों की एकता की क्या कर दो, तोड़ दो। अगर तोड़ देंगे तो आसानी से उन व्यक्ति पर क्या करते हैं, हम शासन कर सकते हैं। यह किसका था? यह कथन जो था वह अंग्रेजों का था। अंग्रेज कहते थे कि अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर शासन करना है तो बेहतर होगा कि यहाँ के लोगों को आपस में लड़ा करके उनके अंदर फूट डाल दो, अलग कर दो, फिर आसानी से इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे, भारत के लोग अगर एक हो जाएंगे तो फिर इन पे शासन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब अंग्रेज जब हमारे यहाँ शासन करते थे तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो दोहन तो किया ही, यानी यहाँ से संसाधनों को अपने यहाँ ले करके गए, पोषण किया, पोषण नहीं किए।
शोषण किया, बिल्कुल किया। यानी यहाँ के संसाधनों पर लूटपाट की, यहाँ से धन लूट करके सब ले गए, लोगों पर अत्याचार किया, यानी क्या किए, सब शोषण किए। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त ए और सी दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वह 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। शायद 1 सितंबर 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में दोस्तों सहकारिता आंदोलन अगर देखें तो वह 1904 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1904 में क्या किया गया था, इसकी सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? 1904 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के राष्ट्र की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो हमने आपको समझाया था कि मिश्रित का मतलब होता है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था क्या रहे, मिश्रित रहे, मिला हुआ रहे, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थ। तो यह प्रश्न है मेरे दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, 3। पूंजीवादी जिसमें पूंजीपतियों की शासन चलते हों, समाजवादी जो पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो उस देश पर, और मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों रहता हो, यानी पूंजीपति भी रहते हों और क्या, सरकार का भी सहयोग हो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित कहलाती है। तो मिश्रित कहाँ है मेरे दोस्तों? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी है। कैसा है? पूंजीवादी है। चीन में क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ भी समाजवादी है। क्या है यहाँ? समाजवादी। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। और ये अभी हमने बताया था, अभी कुछ समय पहले हमने बताया कि इसको बाद में भंग करके नीति आयोग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। तो योजना आयोग के में दोस्तों अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह योजना आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है मेरे दोस्तों वह कितनी होती है? तो वह 7 होती है। कितनी होती है? 7। ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों 27 नंबर कि प्लास्टिक मुद्रा है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्लास्टिक रहता है? तो चेक जो रहता है वह कागज़ रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्तों? कागज़। एटीएम जो होता है वह क्या होता है? प्लास्टिक होता है। तो एटीएम कैसा मुद्रा हो जाएगा? तो यह प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। कैसा मुद्रा हो जाएगा? प्लास्टिक। तो ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है, यानी भारत कैसा देश है? तो अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत क्या हो? कम हो, वहाँ पे संसाधन क्या हो? बहुत कम हो, गरीबी का दर काफ़ी क्या हो? उच्च हो, तो ऐसे देश को अविकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हो? अधिक हो, गरीबी दर क्या हो? कम हो, हर चीज़ों में क्या हो? बेहतर हो, ऐसे देश को विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित देश। इन दोनों के बीच में जो देश आते हैं वैसे देश को विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील। यानी ना ही वह अविकसित की श्रेणी में रहता है और ना ही विकसित की श्रेणी में, यानी अब वह अविकसित को छोड़ करके धीरे धीरे क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। तो हमारा भारत जो है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। इसका मतलब वह कैसा देश है? विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। 2047 तक, कब तक? 2047 तक यह लक्ष्य बनाया गया है कि हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में क्या हो जाए? पहुंच जाए। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है।
यानी किसने कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करती है, जन्म देती है। यानी व्यक्ति गरीब रहता है तो धीरे धीरे वह उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो रहती है वह भी क्या रहती है, गरीब ही रहती है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि अगर हम गरीब हैं तो मरने के समय तक हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारी स्थितियाँ क्या हो जाए, बदल जाए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी दोबारा गरीब न रहे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर गरीब व्यक्ति जो रहता है वह गरीब ही रह जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था गरीबी गरीबी को क्या करती है, जन्म देती है। और यह कथन किसका है, तो रैगनर नर्क्स का है। किसका है, रैगनर नर्क्स ने कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करती है, जन्म देती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, कुल उत्पादन एवं उत्पादन के में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो उसकी अगर बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है मेरे दोस्तों, तो एक देश के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उसको क्या कहा जाता है, उसके अंतिम जो मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। कुल उत्पादन में से क्या करें, जितना उत्पादन में खर्च लगाए और उसको घटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 31 नंबर, कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। यानी राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, यह दोनों, यानी जो हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और जो निवेश करते हैं, उन दोनों के योग के बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय आय। नहीं, मान के चलिए कि हमने 100 रुपया क्या किया, कमाया, या ऐसे समझ लीजिए कि 50 रुपया हमने क्या किया, खर्च किया, 50 रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। और यही 100 रुपया जो होगा वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है 32 नंबर, विनिमय के रूप है। यानी किसी वस्तु के आदान प्रदान के कितने रूप होते हैं। इसका सही से जवाब इसमें कौन होगा, अब पता नहीं। आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार है वह कितने हैं, 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो एक संगठित पूंजी बाजार जो है वो भारत में कहाँ है मेरे दोस्तों, तो वह मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में जो है वह एक संगठित वहाँ पे क्या है, पूंजी बाजार है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, किस प्रकार की बेरोजगारी। तो कह रहा है कि पूर्ण बेरोजगारी नहीं, कुछ समय के लिए हमें क्या रहता है, काम मिल जाता है। बेरोजगारी ये भी बिल्कुल नहीं। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, पाई जाती है। यानी हमें लगता है कि जो खेतों में काम करते हैं या जो खेतों में काम करते हैं उन्हें लगता है कि वे बेरोजगार नहीं हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर देखें तो ऐसा तो नहीं रहता है कि पूरे साल भर हमें खेतों में काम करने को क्या हो जाता है, मिल जाता है। बल्कि बीच बीच में जब एक फसल कटता है या एक फसल बो देते हैं तो उसके बीच में जो खाली समय रहता है उस समय वह व्यक्ति क्या होता है, बेरोजगार होता है। लेकिन वह समय उसको एहसास नहीं रहता है, इसलिए इसको कहा गया क्या, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। यानी जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो वह 1989 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1989 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है। तो नरेगा किसके लिए बनाई गई है मेरे दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है। क्या, नरेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है। अगला प्रश्न है
कि नागरिक सेवा के अंतर्गत है, यानी इनमें से कौन सा है जो नागरिक सेवा के अंतर्गत है। तो 38 का अगर सही उत्तर देखें तो कह रहा है कि नागरिक सेवा के अंतर्गत, तो सामाजिक चेतना एवं क्या अन्य, यह नागरिक सेवा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कृषि क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने बताया कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, तो अभी द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, उद्योग को, तृतीयक क्षेत्र सेवा को, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को। जैसे बैंकिंग जो हो जाएगा किस में आ जाएगा, सेवा में, किस क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा में। निर्माण विनिर्माण जो हो जाएगा किस में आ जाएगा, उद्योग में आ जाएगा। खनन मछली पालन यह सब किस में आ जाएगा, तो यह कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। अगला है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को मुख्य रूप से अगर मेरे दोस्तों देखें तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में सेवा क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कि आर्थिक सुधार लागू हुआ। तो आर्थिक सुधार मेरे दोस्तों कब लागू किया गया था, तो जब हमारे देश में वित्तीय संकट आई थी, उसी समय हमें आर्थिक सुधार लागू करना पड़ा था, और वह समय था 1991। इसी समय हमने क्या किया था, एक नीति क्या की थी, लाई थी कि कैसे आर्थिक क्या किया जा सकता है, सुधार। क्या है कि 1991 के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लगभग क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ऐसा कहा जाता है ऐसा कि लगभग 15 दिन का हमारे देश के अंदर आय बची थी। इतनी ज़्यादा उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तब उस समय एक नई नीति क्या की गई थी, लाई गई थी। जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया था। क्या किया गया था, प्राइवेटाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, चीज़ों को प्राइवेट किया गया था। इसके अलावा लिबरलाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी की नीति क्या की गई थी, लाई गई थी। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को क्या किया गया, छूट दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ज़्यादातर क्या किया गया कि जो निजी कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वैश्वीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ना। यह 3 प्रकार की नीति भारत में 1991 के समय लाई गई थी, जिसको आर्थिक सुधार कहा जाता है, जो कब आया था, 1991 में आया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कि उपभोक्ताओं को होना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को मेरे दोस्तों कैसा होना चाहिए, तो उपभोक्ताओं को अगर बात करें तो अधिकार का ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता यानी जो वस्तु खरीदते हैं उनको क्या क्या अधिकार है। जैसे कहें कि हमारे जो वस्तु खरीदते हैं अगर वह, तो उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता का अधिकार यह होता है कि कहीं से अगर वह सामान खरीदता है तो उस वस्तु की क्वालिटी पूछ सकता है, उसमें कितनी मात्रा, अगर पैकेट है तो उसके अंदर कितनी मात्रा मौजूद है वह पूछ सकता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है वह पूछ सकता है। यह सारी चीज़ें पूछने का उस व्यक्ति को क्या है, अधिकार रहता है। इसलिए क्या होना चाहिए, उसे अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। 44 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो व्यापार संबंधी नियम को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो इसमें से कौन है मेरे दोस्तों, तो अगर यूएनओ की बात करें, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यह झगड़ा से संबंधित जो चीज़ें रहती है
उसको क्या करता है, निपटाने का कार्य करता है। IMF यह भी क्या करता है, IMF जो रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह क्या करता है कि यह देशों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जिन्हें लोन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें लोन देने का यह क्या करता है, कार्य करता है। विश्व बैंक भी क्या करता है, लोन देने का कार्य तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यापार संबंधी नियम भी क्या करता है या निर्धारित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। अब सामान खरीदते समय हमें क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, तो अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसका रसीद हमें लेना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या करे कि कितने का सामान दे रहा है, कितना रुपया किस चीज़ का जोड़ रहा है, वह एक रसीद हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा वारंटी कार्ड भी होना चाहिए कि कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी वारंटी कितने दिन है, तो वह कार्ड भी हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके अलावा गारंटी भी कार्ड भी मिलना चाहिए, तो वारंटी और गारंटी दोनों कार्ड मिलना चाहिए। वारंटी में क्या करता है, वह बना करके दे देता है, और गारंटी में क्या करता है, रिप्लेस करके नया बदल करके क्या करता है, देता है। यानी तीनों होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या क्या जांचना चाहिए सामान खरीदते समय, तो सामान खरीदते समय हमें उस वस्तु का स्तर पता होना चाहिए कि वह वस्तु कैसा है, किस स्तर का है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा मात्रा या वजन, यानी उस वस्तु की मात्रा कितनी है, वजन कितना है उसका, यह हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें मूल्य भी क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए कि उस वस्तु का मूल्य कैसा, कितना है, कितने रुपये में वह मिल रहा है। यह तीनों चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, सामान खरीदते समय देखना चाहिए। तो इसमें से उपयुक्त तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। तो जागो ग्राहक जागो यह किसका नारा है मेरे दोस्तों, क्या उपभोक्ता जागरण का क्या है, नारा है। यानी जो वस्तु खरीदते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है, तो उन्हीं को कहा गया है जागो ग्राहक जागो। यानी अपने अधिकार को पहचानो कि तुम्हें वस्तु का स्तर पूछना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पूछना चाहिए, मात्रा वजन पूछनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका गुण कैसा है, वह भी क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो यह इसी आधार पर जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मेरे दोस्तों कब पारित एवं लागू हुआ था, तो 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। लास्ट प्रश्न है 49 नंबर कि देश में जिला फोरमों की संख्या है। तो देश में जिला फोरम की जो संख्या है वह 582 है। कितनी है, 582। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों कुल 49 प्रश्न हमने क्या किया, देखा, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके साथ साथ हमने प्रत्येक क्वेश्चन को समराइज भी किया कि आपको उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वह आप बना पाएँ और अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएँ। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेहतर लगा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन का अंत करते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।